चलिए कमांडोज, बात होगी अब एमपीक्यू मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन नीट 2022 चैप्टर गैशियस एक्सचेंज, ब्रीदिंग एंड गैशियस एक्सचेंज। इस चैप्टर से अब हम बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ जो अभी अभी आपने ब्रीफिंग, पूरे चैप्टर का एक ब्रीफिंग, कोर कंसेप्ट्स जो आपको बताए गए, रिवाइज कराया गया पूरा, ठीक है। अब उन हिस्सों से, अलग अलग हिस्सों से क्वेश्चंस किस पैटर्न से, किन भाषा में, किस तरीके के लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आपको उलझाते हुए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, एमपीक्यू मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन नीट 2022 फ्रॉम द चैप्टर। ध्यान दीजिए कमांडोज, सबका ध्यान बिल्कुल इस तरफ होना चाहिए कि क्या मैं बोल रहा हूं। यस कमांडोज, दैट इज इस 2022 के आने वाले महीनों में जो नीट की तैयारी आप कर रहे हैं, क्लियर, उसमें से इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं, किस तरह के हम एक एक कोना, एनसीईआरटी का एक एक कोना छान डालेंगे और क्वेश्चन पैटर्न्स जो है देखेंगे। ओके कमांडोस, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन, चैप्टर के शुरुआती हिस्सों से रेस्पिरेटरी ऑर्गन से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन कि पूरे एनिमल किंगडम में अलग अलग ग्रुप्स में आपने देखा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था क्या कि किसमें किस तरह का रेस्पिरेटरी ऑर्गन रेस्पिरेटरी सरफेस की तरह काम करता है ब्रीदिंग के लिए, गैशियस एक्सचेंज के लिए। और फिलहाल पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स दिए गए ऑप्शंस में से, यस कमांडो सब लोग ध्यान से देखिए स्क्रीन पे, गिवन जो भी आपके सामने यहां पर पूरा है उसमें से कौन है जिनमें लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके जवाब में आंसर है इसका, यस कमांडोस ध्यान दीजिए, इसका आंसर है डी इसका आंसर है। यस कमांडोस, डी इसका आंसर है। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, वर्टिब्रेट्स में ही पल्मोनरी रेस्पिरेशन है, एम्फीबियस से लेकर मैमल्स तक, इन चारों में लंग्स पाया जाता है। हालांकि अगला क्वेश्चन बनाते हैं, किसका लंग्स इलास्टिक, स्पॉन्जी, नॉन कोलैप्सिबल, नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग के लिए विकसित है। इसी क्वेश्चन को अगर मैं इससे एक क्वेश्चन बनाऊं आपके लिए कि जिसमें से आप बाकी हटा दीजिए, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, अगर सिर्फ एम्फीबियंस है, सब में लंग्स है, लेकिन क्वेश्चन ये बन जाएगा कि कौन से समूह में, किस समूह में, ये देखिए क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाऊंगा कमांडोज, ध्यान दीजिएगा। ये तो एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं सब लोग कि ए बी सी डी मैंने ऑप्शन बना दिया और क्वेश्चन आ गया कि किसका लंग्स नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग के लिए विकसित है। तब आंसर हो जाएगा मैमल्स ओनली, केवल मैमल्स। और कौन से मैमल्स? टेरेस्ट्रियल मैमल। ध्यान रखिएगा, टेरेस्ट्रियल मैमल्स में नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग के लिए जो है कौन जिम्मेदार है? लंग्स। बाकी सब में पॉजिटिव ब्रीदिंग होता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, इसी बात को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इन ऑल, सभी में पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग पाई जाती है एक्सेप्ट, तो भी आंसर मैमल्स होगा, क्योंकि बाकी तीनों में पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग से जो है रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, ब्रीदिंग मैकेनिज्म परफॉर्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कमांडोज। स्किन ऑफ मैन कैन नॉट एक्ट एज, क्वेश्चन ये भी कि ठीक है हम में लंग्स, पल्मोनरी रेस्पिरेशन पाया जाता है, लेकिन मानव का स्किन, हमारी त्वचा हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस नहीं बन सकता, क्योंकि यस आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। इसका भी आंसर है डी, क्योंकि रेस्पिरेटरी सरफेस की 4 प्रॉपर्टीज होती है, त्वचा हम में यह नहीं दर्शाता। बेहतरीन क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा कमांडोज, एक बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑल ऑफ दीज, सही बात है, वो ऑक्सीजन CO2 के लिए परमेबल नहीं है, थिक है, ड्राई है, ड्राई, सूखा, सूक्ष्म, क्लियर, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या होता है? रेस्पिरेटरी पार्ट, यस, इट क्लियर्स द इनकमिंग एयर, हाँ ये कर सकता है बिल्कुल। नाक ये काम करता है, फिल्ट्रेशन। इट ब्रिंग्स टेम्परेचर ऑफ दम, ये भी बिल्कुल बात सही है ना। कंडीशनिंग करता है, गर्म ठंडा करके हवा को बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली बनाता है। एटमॉस्फेरिक एयर को ट्रांसपोर्ट करता है, कंडक्ट करता है। इट एक्सचेंजेस ऑक्सीजन CO2 बिटवीन द ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिलहाल क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी पार्ट? रेस्पिरेटरी पार्ट बोला गया है, ये सारे काम करता है, लेकिन रेस्पिरेटरी पार्ट, जो रेस्पिरेटरी जोन है, कमांडो सभी आंसर सही लग रहे हैं, लेकिन फिलहाल
पॉइंट टू बी नोटेड, ये सब जो है कंडक्टिंग जोन जो होता है, कौन सा जोन? कंडक्टिंग जोन, नाक के लेके टर्मिनल ब्रोंकियल तक। तो इसका आंसर भी डी है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डी इसका आंसर है। एक्सचेंज ऑफ गैस जो है रेस्पिरेटरी जोन, पूरे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो रेस्पिरेटरी जोन है उसका काम क्या है? रेस्पिरेटरी पार्ट, यानी एल्वियोलाई की बात पूछी जा रही है यहां पर। क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझे, बेहतरीन क्वेश्चन कमांडोज, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यस कमांडोज, अब आप देखिए वेंट्रली पूरा थोरैसिक चैम्बर को सामने से और साइड से कौन बनाता है? रिब केज। कैसे बनाता है? सामने स्टर्नम, साइड में क्या है? रिब्स। यस, तो क्लास ध्यान से देखिए, इसका आंसर क्या होगा? सी। यस कमांडोज, इसका आंसर सी होगा। क्लियर? यस, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सामने से स्टर्नम और साइड से कौन है? पसलियां मौजूद है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा वेंट्रली लेटरली। वेंट्रली लेटरली थोरैसिक चैम्बर को कौन बनाता है? आंसर है स्टर्नम एंड रिब्स रिस्पेक्टिवली। चलिए कमांडोज, एडम्स एप्पल है ना, लड़कों में उनका साउंड बॉक्स से जो भारी भरकम लो पिच और भारी आवाज उत्पन्न होता है, थायराइड कार्टिलेज का हल्का सा एनलार्ज सामने की तरफ झुका हुआ होना लड़कों का, और वो है थायराइड कार्टिलेज की वजह से। इसका आंसर भी है डी, एडम्स एप्पल। मानव में भी ह्यूमन बींग्स में ह्यूमन मेल जो होते हैं उनमें एडम्स एप्पल्स होता है, जिसके वजह से आवाज में भारीपन, क्योंकि चौड़ा और मोटा, जिसके वजह से जो आवाज जो बनाने वाले थिक वोकल कॉर्ड्स हिलकर आवाज में भारीपन आता है। ये एक प्यूबर्टल चेंज है जिससे आवाज में भारीपन आता है। ओके कमांडोज, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रिंग लाइक कार्टिलेज पूरे लैरिंग्स में कौन है? इसका जवाब है यस कमांडोज, इसका कमांडोज आंसर है सी, क्रिकॉइड कार्टिलेज। सी, ये रिंग जैसा कार्टिलेज होता है, रिंग, सी शेप्ड रिंग जैसा क्रिकॉइड कार्टिलेज, ध्यान रखने वाली बात है ये। अगला जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया? किसकी उपस्थिति ट्रैकिया को बिल्कुल मजबूती के साथ ऐसा स्टैंड बाय में रखता है, उसको जो है नरम होने की वजह से वो गिर नहीं जाता, कोलैप्स नहीं हो जाता, सिकुड़ नहीं जाता, उसको मजबूती के साथ सपोर्ट देने का काम कौन करता है? उत्तर है कार्टिलेजियस रिंग। इसका आंसर है डी, इसका आंसर है डी। यस कमांडोज, ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या है? डी। क्लियर? दैट इज कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ एल्विलाई इन ह्यूमन लंग्स में एल्विलाई की संख्या, ये एक फैक्ट बेसिस क्वेश्चन है। 300 मिलियन, ठीक है, पूरे अप्रॉक्स जो है ह्यूमन लंग्स में, दोनों लंग्स मिला के करीब 300 करोड़ है ना, यानी 300 मिलियन जो है क्या मौजूद है? एल्वियोलाई। क्लियर? चलिए, ये तो बी आंसर हो गया इसका आंसर बी हो गया। यस, आगे बढ़ते हैं। यस कमांडोज, इन ह्यूमंस ऑब्लिक फिशर इज प्रेजेंट इन, ह्यूमंस में ऑब्लिक फिशर कहां होता है? इज प्रेजेंट इन। क्लास ध्यान दीजिए कमांडोज, बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज है ना, इनके वजह से जो है बोथ, क्योंकि तभी तो राइट हो चाहे लेफ्ट लंग हो, जो है राइट लंग 3 हिस्सों में बटा हुआ है, 3 लोब में फिशर्स के वजह से, ऑब्लिक फिशर्स की वजह से, और लेफ्ट लंग जो है 2 लोब्स में बटे होते हैं। तो आंसर है बोथ द लंग्स में ये मौजूद होता है, यानी इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पे अब हम बात करेंगे। यस कमांडोज, ये तो सारे ऑर्गन्स और रिलेटेड एनाटॉमी। अब हम हमारे श्वसन तंत्र के और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। प्लूरा कौन सी कवरिंग होती है? प्लूरा, याद करो, प्लूरा के अंदर कौन सा फ्लूइड होता है? प्लूरल फ्लूइड, जो कि फ्रिक्शनलेस लंग्स के इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के दौरान जो फ्रिक्शन है ना, जो त्वरण उत्पन्न होती है, फ्रिक्शन उत्पन्न होती है, उसको खत्म करने का काम करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे लंग्स के मूवमेंट को आसान बनाता है, जिससे कि नेगेटिव प्रेशर बनाए रखने में मदद मिलती है। यह भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कमांडोज, ध्यान रखिएगा। कौन सी मांसपेशी होती है? दैट इज डायफ्राम और इंटरकॉस्टल रिब्स के बीच। ये दोनों क्या है? हमारे प्राइमरी इंस्पिरेटरी मसल्स है। दोनों क्या है? प्राइमरी इंस्पिरेटरी मसल्स, जिनके कॉन्ट्रैक्शन, दोनों के ही कॉन्ट्रैक्शन से जो है हम सांस लेते हैं, इसलिए उसको हम प्राइमरी इंस्पिरेटरी मसल कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। फिलहाल मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पे आते हैं कमांडोज, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नॉस्ट्रल्स कहां मौजूद है? यस, इसका आंसर है बी है ना, अपर लिप के ऊपर नॉस्ट्रल, पेयर ऑफ नॉस्ट्रल, बी।
चलिए कमांडोज, अगला, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी इंक्रीजेस बिकॉज, ध्यान दीजिए कमांडो, सही बात है, जब हम सांस लेते हैं थोरैसिक वॉल्यूम क्यों बढ़ता है, यह प्रश्न पूछा जाए तो क्लास ध्यान दीजिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरनल कॉस्टल मसल्स, है ना, एक्सटर्नल इंटरनल, ये दोनों के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान इंक्रीज होता है, यस। फिर रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, ये गलत है। पहले गलत कौन कौन से, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम नहीं, कोई रिलैक्स नहीं करेगा, जब हम सांस लेते हैं डोम शेप, वो कॉन्ट्रैक्ट करके ऐसे डोम शेप हो जाता है, तो सीधा सीधा इसका आंसर ये है इसका आंसर, यस, ए आंसर है इसका, क्लियर, ए आंसर है, ए ऑप्शन इसका आंसर रहेगा कि ड्यूरिंग इंस्पिरेशन थोरैसिक वॉल्यूम जो है बढ़ता है किसके कारण, प्रेशर घटने के लिए, डायफ्राम के फ्लैट कॉन्ट्रैक्ट होने से, और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स दोनों मिलके जो है क्या करते हैं, वॉल्यूम को आगे पीछे ऊपर नीचे बढ़ाने का काम करता है, एंटीरियर पोस्टीरियर डॉर्सोवेंट्रली, यस। वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चैम्बर इंक्रीजेस in the anterior posterior and dorsoventral axis in the rabbit। रैबिट के नाम से क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब मैमल, रैबिट बोले, ह्यूमन की जगह रैबिट का नाम है, बात तो एक ही होगा। अगेन फिर से वही, इन दी एंटीरियर पोस्टीरियर, किसके वजह से, अगेन पूछने का ये तरीका है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, अगेन इसका आंसर ए ही होगा, ए, ये पूछने का तरीका है। मैमल, सभी मैमल्स में जो है वो ऊपर नीचे और आगे पीछे बढ़ाने का काम कौन करता है, वॉल्यूम दो तरह से बढ़ता है, ऊपर नीचे एंटीरियर पोस्टीरियर और आगे पीछे, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं, ये वेंट्रल है, ये डॉर्सल रीजन है, ठीक है ना, तो ये डॉर्सोवेंट्रल हो गया, ये एंटीरियर पोस्टीरियर हो गया, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। आई मेरी बात समझ में कमांडोज, तो ये उसका जवाब है, ए इसका आंसर है। अगला, विच इंस्ट्रूमेंट हेल्प इन क्लिनिकल असेसमेंट, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो ईसीजी के लिए, देखिए चलिए क्वेश्चन बनाते, ये तो ईसीजी नापने के लिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी तकनीक के लिए है, स्टेथोस्कोप ब्लड है ना, हार्ट बीट सुनने के लिए, ये ब्लड प्रेशर के लिए स्पिग्मोमैनोमीटर। तो अब बचा स्पीरोमीटर, किसके लिए, क्लिनिकल एनालिसिस पल्मोनरी फंक्शन, इसको पीएफटी कहेंगे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पीएफटी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, यानी लंग्स ठीक ठाक काम कर रहे हैं कि नहीं, स्वस्थ है कि नहीं, इसके लिए वॉल्यूम कैपेसिटीज को हम आकलन कर लेते हैं, और खासकर पल्मोनरी फंक्शन, इसलिए पीएफटी टेस्ट कहते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। फिलहाल कमांडोज यहां पर आंसर होगा सी, यस, इसका आंसर होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल एक्सप्रेशन अकर्स ड्यू टू, यस कमांडोज, नॉर्मल एक्सपिरेशन जो होता है वो किसके वजह से होता है, जब हम सांस छोड़ते हैं, ठीक है। अगेन ये दोनों ही मसल्स, ए आंसर है इसका, ए वही मसल्स होते हैं जो एक्सपिरेशन लेकिन रिलैक्स करते हैं, डायफ्राम दोबारा रिलैक्स होकर डोम शेप्ड, और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल शांत नीचे आ जाता है। ऐसे हम आप मान के चलिए वो क्या करते हैं, एक्सपिरेशन, नॉर्मल सांस छोड़ने में सहायता करते हैं, वॉल्यूम को घटाकर, वॉल्यूम घटेगा प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू द वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी, वॉल्यूम ऑफ द पल्मोनरी कैविटी को क्या होता है व्हेन देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट, यस, तो फिर क्या होगा, जब क्वेश्चन को फिर से देखिएगा कमांडोज, व्हाट हैपेंस, ध्यान से सब लोग स्क्रीन पे देखिए मेरी आवाज सुनते हुए, व्हाट हैपेंस टू द वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ चेस्ट चैम्बर, तो वॉल्यूम ऑफ द पल्मोनरी कैविटी भी क्या होगा, इट डिक्रीजेस, वो भी डिक्रीज होगा, आंसर है ए। जब चेस्ट का वॉल्यूम, क्योंकि हमारा कंट्रोल चेस्ट पे ही तो है, थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम, तो फिर अंदर पल्मोनरी वॉल्यूम भी घटेगा, डिक्रीज ही होगा, क्लियर। चलिए इसका आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन, डायफ्राम इज द डोम शेप्ड मस्कुलर, सही बात है, वो सेपरेट करता है, विच सेपरेट, कौन सी कैविटी को किससे, आंसर है सी, थोरैसिक कैविटी और एब्डोमेन को डिफरेंशिएट करता है, उसके बीच पार्टीशन करता है डायफ्राम, क्लियर, यस, आंसर है इसका सी। What happens when the pressure within, अगला what happens when pressure within the pulmonary cavity, ये सब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, प्रेशर और वॉल्यूम को घुमा के पूछने के ये तरीके हैं, ऐसे आपको रिवाइज करा दिया जा रहा है। तो what happens when pressure within the pulmonary cavity is higher than the atmospheric pressure,
जब अंदर का प्रेशर, सही बात है, हायर होगा, व्हाट हैपेंस व्हेन प्रेशर विद इन द कैविटी इज हायर, अंदर ज्यादा प्रेशर है और बाहर से ज्यादा, बाहर के एटमॉस्फेयर से अंदर प्रेशर ज्यादा है, इनहेलेशन, हवा अंदर जाएगा नहीं, एक्सपल्शन ऑफ एयर, है ना, आंसर होगा यस कमांडोज, आंसर क्या होगा, एक्सपल्शन ऑफ एयर, हवा हम बाहर फेंकेंगे, बी। एन एडिशन टू, यस कमांडोज, अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। एन एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर इन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर अ फोर्सफुल, नॉर्मल सांस लेने के बाद या ताकत के साथ, है ना, फोर्सफुल, नॉर्मल, एडिशनल, एक्स्ट्रा, बोलते ना एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर, मात्रा, स्वाभाविक बात है, इसको हम क्या कहेंगे, डी, ये आईआरवी की परिभाषा है, आईआरवी, डी इसका आंसर है, इज नोन एज आईआरवी। क्लियर, आई मेरी बात समझ में सबको बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, एक पर्सन सांस अंदर ले सकता है बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन, सांस अंदर लेते हुए ताकत के साथ, आईआरवी। क्लियर, चलिए इसका आंसर है डी। अगला, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स इन द लंग्स, हवा की वो मात्रा जो शरीर के अंदर, लंग्स के अंदर रह जाएगा आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, हवा की वो मात्रा जो कि एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद भी अंदर रह जाता है, यस, क्या कहते हैं उसको, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद भी, तो फिर क्या कहेंगे कमांडोज, ऑप्शन देखिए, ईआरवी प्लस आरवी, ठीक है, आईआरवी प्लस आरवी, या फिर है ना, नॉर्मल एक्सपिरेशन वॉल्यूम रिमेन्स इन द लंग्स, तो इसका आंसर होगा यस कमांडोज, ईआरवी प्लस आरवी। क्या ये सही है? बताइए कमांडोज। द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन। यस कमांडोज, मैंने अभी आपसे पूछा, क्या उत्तर ये सही है? मैं क्यों रुका हुआ हूं आपके लिए, आप समझे मेरी बात, मैं क्यों रुका हूं? सबसे पहले तो क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन यही क्वेश्चंस हैं जो कि बच्चों को जो है अचानक से जो है डिस्टर्ब कर देते हैं, क्योंकि वो थोड़े देर के लिए डेफिनेशन ही भूल गए इस पॉइंट को पढ़ के। जैसे कि मैंने आपके सामने बड़े ही कॉन्फिडेंटली, यस कमांडोज, ठीक है, मैं भी कभी आप ही की तरह कमांडोज था, आप ही की तरह ट्रेनिंग ले रहा था अपने शुरुआती दिनों में, ठीक है, तो मैंने अपनी कमांडर की बात मानी, आपको भी मेरी बात माननी है। मेरी बात आ रही है सबको समझ में? यस कमांडोज, ध्यान दीजिए, क्यों बायोमेंटर्स कहता है कि आप जो है एक बायोमेंटर कमांडो है। मैं क्या कहता हूं, ये ह्यूमन एरर है, ध्यान रखिएगा, ये इंसानी हलचल, जो टर्बुलेंस आपके अंदर आता है कि अचानक ध्यान भटक जाना और आप अपने कंसंट्रेशन नहीं रख पाते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हुए क्या होता है, मैं तो तेजी से पढ़ के आपके सामने उत्तर देते जा रहा हूं, आप लोग सुनते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लेकिन कमांडोज ध्यान दीजिए, मैंने अचानक आपको रोक दिया और आपके सामने आप देख सकते हैं। यस कमांडोज, स्क्रीन पे सब लोग ध्यान से देखिए, ठीक है, इधर उधर बात ना करें, ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ एयर, यस कमांडोज, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स इन द लंग्स, हवा की वह मात्रा जो कि क्या बोलते हैं किसके अंदर, नॉर्मल एक्सपिरेशन। आपको यह याद रहना चाहिए कमांडोज कि कौन सी ऐसी कैपेसिटी या वॉल्यूम, कौन सी ऐसी कैपेसिटी या वॉल्यूम की परिभाषा आपने पढ़ा था जिसके परिभाषा में यह लिखा है कि नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद भी हवा की कुछ मात्रा जो है जो रह जाती है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, और यही वो हवा की मात्रा है, यस कमांडोज, जो कि मानव लंग्स को, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मानव का लंग्स पूरी ताकत के साथ या हवा पूरा निकाल सकता है क्या? आंसर है नहीं, क्योंकि उसमें हवा की कुछ ना कुछ मात्रा रह जाती है, यही फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी की परिभाषा, और इसलिए इसका उत्तर है ईआरवी प्लस आरवी। ए इस क्वेश्चन का इसलिए आंसर है बेटा, इसलिए ध्यान दीजिए कमांडोज, दैट इज एफआरसी
इज इक्वल टू ERV। दो वॉल्यूम्स को ऐड करने के बाद आपको परिभाषा मिलती है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी ERV प्लस RV। इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब ए है। आई बात कमांडोज, मैंने हल्का सा पॉज आपके सामने इसलिए रखा इस क्वेश्चन को बताते से कि आप ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। ये सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है, ये वो बुलेट है जो आप अपनी तैयारी में जंग की तरफ जो आप जा रहे हैं, एक ऐसा वॉर 3 घंटे का जो आने वाले 1-2 महीनों में जब कभी भी नीट 2022 डिक्लेयर होगा, जंग का ऐलान होगा, आप बायोमेंटर कमांडोज पूरे इंडिया के जिन सेंटर्स को भी आप जाकर वहां पर बैठेंगे और एग्जाम देंगे, याद रखिए कमांडोज 3 घंटे के अंदर मिशन पूरा करके आना है आपको। मेरी बात आ रही है समझ में? और यही कमांडो की पहचान है, बायोमेंटर कमांडो मुश्किल वक्त, कमांडो सख्त। मेरी बात आई समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, इफ अ पर्सन, अगला क्वेश्चन देखिए, कहानी बना के भी प्रश्न पूछे जाते हैं कमांडो। स्क्रीन पे सब लोग नजर बनाए रखें। इफ अ पर्सन एग्जिबिट आउट फोर्सफुली बाय अप्लाइंग ऑल हिज एफर्ट्स, ठीक है कमांडोस, अपनी पूरी ताकत के साथ फोर्सफुली वो एक्सेल, हवा बाहर निकाल दे, व्हाट विल बी द पल्मोनरी वॉल्यूम इनहेल्ड बाय हिम। हवा की वो कौन सी मात्रा है जो इनहेल्ड कर लेगा इमीडिएटली अंडर नॉर्मल कंडीशन विदाउट अप्लाइंग एक्स्ट्रा एफर्ट। पूरी ताकत के साथ वो जब, है ना, क्वेश्चन देखो कैसे कहानी बना के पूरी ताकत के साथ उसने अपनी सारे हवा निकाल दी, फिर भी उसके बाद हवा की वो कौन सी मात्रा, यस कमांडोज ध्यान दीजिए, हवा की वो कौन सी मात्रा है जो कि वो सामान्य रूप से इमीडिएटली नॉर्मल कंडीशन बिना कोई एफर्ट, क्योंकि निकालने के लिए तो उसने ताकत लगा दी पूरा, लेकिन उसके तुरंत बाद वो सामान्य स्थिति में, यस कमांडो, सामान्य स्थिति में जो है वो सांस लेने जाएगा, तो हवा की वो कौन सी मात्रा होगी अंडर नॉर्मल, इमीडिएटली अंडर, है ना, सांस छोड़ा फिर जो सांस लेगा बाय अप्लाइंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। यस, अप्लाइंग एक्स्ट्रा एफर्ट। यस कमांडोज, आंसर होगा, ध्यान दीजिए, यस आंसर क्या होगा बताइए कमांडोज। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं आप, ये इसका आंसर बताइए। आंसर होगा टीवी प्लस ERV, टीवी प्लस ERV। आई बात समझ में? यस कमांडोज, एवरीवन क्लियर, एवरीवन ऑफ यू, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम और प्लस, ठीक है, यानी ये डेफिनेशन है किसका, ये डेफिनेशन टीवी प्लस ERV एक्सपिरेटरी, है ना, इसको कहते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, EC की परिभाषा है ये, ध्यान रखिएगा। टीवी प्लस ERV ये कहलाता है एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का ये परिभाषा है। क्लियर कमांडोज? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर है C। नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस टॉपिक से ये अब हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं कमांडो, सब लोग ध्यान दीजिएगा बिल्कुल क्लियरली। एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पे क्लियर? यस कमांडोज, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस टॉपिक से हम क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले तो सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, एनसीईआरटी से सीधा उठाया हुआ ये क्वेश्चन कि CO2 की सॉल्युटिव पावर ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, लेकिन कितना ज्यादा तो होता है, लेकिन कितना ज्यादा? आंसर है B, 20 से 25 गुना ज्यादा, टाइम्स 20 to 25 ज्यादा होता है। सिंपल क्वेश्चन, एनसीईआरटी से लिया हुआ क्वेश्चन। अगला देखिए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्वियोलाई। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्वियोलाई? सबसे पहले तो एल्वियोलाई क्या है? रेस्पिरेटरी सरफेस है, उसे पतला होना चाहिए, वेस्कुलराइज, रक्त वाहिनी युक्त होना चाहिए, गीला, है ना, नमी युक्त गीला सतह होना चाहिए, लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। तो किस ऑप्शन में ये जवाब मिलता है? यस, आप देख सकते हैं क्लास, वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड एनी फोल्डिंग्स हाईली वेस्कुलर। इरेगुलर वॉल होगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, है ना, तो बाकी थिक नहीं हो सकता, है ना, थिक वॉल यहां पर, इसलिए बाकी कॉम्बिनेशन आंसर नहीं है, थिक लिखा है इसलिए आंसर नहीं होगा, तो उत्तर ए होगा। इसका आंसर है ए, इस क्वेश्चन का आंसर कि मानव शरीर में एल्वियोलाई की क्या विशेषता है, वो ऊपर वाला ऑप्शन सही जवाब देता है, वेरी थिन इरेगुलर वॉल हाईली वेस्कुलराइज्ड। चलिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ partial pressure of oxygen? What is the value of partial pressure of oxygen in alveoli and tissue respectively?
ठीक है, यानी ध्यान से देखिए कमांडोज, फिर से स्क्रीन पे सबकी नजर होनी चाहिए और मेरे शब्दों पर ध्यान होना चाहिए, स्क्रीन पर नजर और मेरे आवाज पर आपका कान का ध्यान होना चाहिए। ध्यान से देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर? एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होना चाहिए और टिश्यूज रिस्पेक्टिवली? तो एल्वियोलाई में प्रेशर 104 mm, यस, और टिश्यूज में कम होना चाहिए तभी तो जाएगा। तो फिलहाल ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सी इसका आंसर है। यस कमांडोज, ठीक है, ठीक है, एल्वियोलस में एयर में जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है और टिश्यूज में कम होना चाहिए, तभी तो एक्सचेंज करते करते जाएगा उसकी तरफ, इसलिए ये आप दिखा मिला के दे सकते हैं। बिल्कुल सीधा इसका आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं, विच आर द फॉलोइंग 3 मेन लेयर्स? कौन से 3 लेयर्स मिलकर जो है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन? बहुत ही महत्वपूर्ण, एनसीईआरटी से सीधा पैराग्राफ से उठाया हुआ क्वेश्चन, बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें आप देखिए सही बात है, स्क्वायमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, बेसमेंट मेम्ब्रेन, हाँ यहां तक भी ठीक है, ठीक है। ये लेयर है ना मेम्ब्रेन्स, सबसे पहले अगर ध्यान से आप डायग्राम को अगर याद आता है कि ऐसा करके मान के चले, ये बिल्कुल स्क्वायमस एपिथेलियम है, इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ब्लड है, तो जिस ऑप्शन में सीक्वेंस में लिखा रहेगा वही उत्तर होगा। ध्यान दीजिए ना, सबसे पहला कौन सा लेयर बोल रहा हूं? थिन स्क्वायमस है, बिल्कुल सही है। फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसके बाद जो है उसके नीचे क्या होना चाहिए? कैपिलरीज, तो वो तो लिखा नहीं है यहां पर, पहले वाले ऑप्शन में नहीं। दूसरा ऑप्शन देखे, थिन एक्वास एपिथेलियम, यहां तक ठीक है। फिर एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिलहाल कॉम्बिनेशन, मतलब ये 3 चीजें तो होती हैं, क्योंकि बाकी तो जो है कॉम्बिनेशन क्यूबॉइडल एपिथेलियम लिखा हुआ है, क्यूबॉइडल होता नहीं है इसलिए गलत, ये नहीं होगा। फिर सीलिएटेड एपिथेलियम, तो ये दोनों आंसर तो होगा ही नहीं, और ये आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर क्या नहीं है, ब्लड वेजल्स के बारे में नहीं लिखा हुआ है, ब्लड वेजल के बारे में नहीं लिखा है। तो ब्लड वेजल के बारे में कहां लिखा है? कैपिलरीज, ये रहा एल्वियोलर कैपिलरीज, ये रहा, तो ये आंसर होगा बी। इस जिसका जवाब क्या है? बी। पूरा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इन 3 चीजों का बना होता है ना, बाहर से अंदर की और बाहर से, क्योंकि ये सबसे पहले कौन होगा? स्क्वायमस एपिथेलियम की पतली बेसमेंट मेम्ब्रेन, और फिर आता है ब्लड वेजल यानी कैपिलरी एपिथेलियम, जो कि सेकंड उसमें लिखा हुआ है, इसलिए बी ऑप्शन है। एनसीईआरटी पढ़ के देखिए, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, फिलहाल इस क्वेश्चन का जवाब है बी। क्लियर? चलिए कमांडोज आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज में इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, ठीक है, क्या नहीं है? पहले तो परमिएबल ये है, ठीक है, लीस्ट वेस्कुलर मतलब एक्सटेंसिव, मतलब ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया होना चाहिए, सही है, मॉइस्ट होना चाहिए, है ना, ये नहीं है, नहीं है, पूछा ना, नॉट कैरेक्टर, तो ये नहीं है, इसलिए इसका आंसर सी, इस दिए गए क्वेश्चन का आंसर सी रहेगा। यस कमांडोज, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ, कमांडोज ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन का क्या परसेंटेज ट्रांसपोर्ट इज डिसॉल्व फॉर्म? डिसॉल्व फॉर्म में कितना? यस, अबाउट 3%, क्योंकि CO2 की तुलना में ऑक्सीजन कम सोल्यूबल है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैक्सिमम फॉर्म वो कैसे जाता है, याद करो कमांडोज, आपको बताया था कारण, ऑक्सी हीमोग्लोबिन तेजी से पहुंचाना है, जल्दी ट्रांसपोर्ट होना है, क्योंकि डिसॉल्व होके तो वो लेट पहुंचेगा। तो 97% जो है तुरंत हीमोग्लोबिन के प्रति एफिनिटी कौन से प्रभाव से, प्रभाव कौन सा? हेल्डेन्स प्रभाव से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, जो कि ये कहता है, जो बोहर्स का ऑपोजिट कंडीशन है, हेल्डेन्स प्रभाव फेफड़ों में, तापमान कम है, यहां पर CO2 ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है, CO2 कम है, ऑक्सीजन ज्यादा है, CO2 कम है, तापमान कम है, pH ज्यादा है, एल्कलाइन प्रवृत्ति है, एसिडिटी नहीं है। ये सारी चीजें ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से जुड़ने में सहायता करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन 97, इसलिए डिसॉल्व फॉर्म बचा कुचा 3% फॉर्म में प्लाज्मा में जाता है, सीधा सीधा इसका जवाब। आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, कितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैन बाइंड विद सिंगल मॉलिक्यूल? कितना? अधिकतम 4। ध्यान रखिएगा, ये एनसीईआरटी से लिया हुआ पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस कमांडोज, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4 मॉलिक्यूल्स, यानी सी इसका आंसर है। अगला आगे बढ़ते हैं, टू विच पार्ट हीमोग्लोबिन, यस, टू विच पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का किस भाग से CO2 है ना, डस CO2 बाइंड? गौर करिएगा कमांडोज, आज मैंने ये बात कही थी, सब लोग ऑक्सीजन तो जानते हैं, हीमोग्लोबिन के फेरस, हीम का जो फेरस आयरन है, आयरन का जो है ना, कौन सा
ऑक्सीडेशन स्टेट Fe2+ फॉर्म, उससे जुड़ते हैं कौन? ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन। लेकिन CO2 जो है किससे जुड़ता है? यस कमांडोज, बी, अमीनो ग्रुप ऑफ ग्लोबिन। ग्लोबिन का जो है अमीनो फॉर्म जो है, एमाइन रेडिकल जो है, उससे जुड़ता है अमीनो ग्रुप ऑफ ग्लोबिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन ऑफ हीम ग्रुप से तो ऑक्सीजन जुड़ता है, लेकिन यहां तो CO2 को पूछा। डज CO2 हीमोग्लोबिन से जब कार्बोक्सी है ना, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन, कौन सा हीमोग्लोबिन? कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन बनता है, कार्बा अमीनो। तो ये रहा अमीनो ग्रुप ऑफ ग्लोबिन। आई मेरी बात समझ में? ऐसे ध्यान रखना है, इसका आंसर है बी। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर शिफ्टिंग द ऑक्सीजन? यस, गैसियस ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस से जुड़ा हुआ कौन जिम्मेदार नहीं है? इज नॉट, पहली मार्क कर ले, नॉट रिस्पॉन्सिबल पूछा है फॉर शिफ्टिंग द ऑक्सीजन टुवर्ड्स लेफ्ट। कौन मतलब राइट की तरफ, नीचे ही झुकाएगा, लेफ्ट की तरफ जिम्मेदार नहीं है, लेफ्ट की तरफ नहीं, नॉट। क्लियर? हाई PO2 ये तो जिम्मेदार है, ज्यादा, जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा, यस कमांडोज ध्यान दीजिए, है ना। हाई PO2 तो जिम्मेदार है, वो तो लेफ्ट की तरफ ही ले जाएगा। फिर लो टेम्परेचर, वो भी लेके जाएगा, जितना टेम्परेचर लो होगा लेफ्ट की तरफ ही जाएगा, वहां तो नॉट पूछा है। और हाई H आयन कंसंट्रेशन, हाई H आयन कंसंट्रेशन, यस, है ना। लो PCO2, लो PCO2 भी तो लेफ्ट, ये सब लेफ्ट हैंड शिफ्ट कराएगा। ऐसे समझे ना, पहले लिख लीजिए आप, एग्जाम हॉल में आप ऐसा लिखेंगे, लेफ्ट हैंड करेगा, ये तीनों करेंगे। कौन नहीं करेगा? डी नहीं करेगा, यही तो पूछा है, इसलिए डी आंसर है। क्योंकि ये हाई कंसंट्रेशन यानी पीएच का कम होना, पीएच का कम होना, एच आयंस बढ़ना, देखिए ना हाई लिखा है, तो वो राइट हैंड शिफ्ट। याद करिए कमांडोज, आपको ऐसे ही पढ़ाया गया, आपको ऐसे ही रिवाइज कराया गया। यस, आई मेरी बात सबको समझ में? यस कमांडोज, एवरीवन क्लियर? चलिए डी इसका आंसर है। हाई कंसंट्रेशन जो है लेफ्ट साइड की तरफ नहीं लेगा, उसको जो है ऐसे करके ग्राफ जो है यूं गया है, वो इस तरफ ना जाकर इसको नीचे ले आएगा, नीचे ले आएगा, ये इसका मतलब है, नीचे ले आएगा। कौन? हाई कंसंट्रेशन। आई मेरी बात समझ में? चलिए कमांडोस आगे बढ़ते हैं। विच फैक्टर्स फेवर, कौन सा फैक्टर है जो फेवर करता है बाइंडिंग ऑफ CO2 विथ हीमोग्लोबिन टिश्यूज? यदि CO2 टिश्यूज में CO2 जो जुड़े, उसके लिए कौन सा फैक्टर बाइंडिंग ऑफ CO2 विथ हीमोग्लोबिन? गौर करिए, यही तो हो गया बोहर्स प्रभाव, इसी को तो कहेंगे बोहर्स प्रभाव। क्योंकि यस कमांडोज, वो क्या कराएगा? हीमोग्लोबिन को खाली करवाएगा, किससे? ऑक्सीजन से। और किसको जुड़वाएगा? CO2 को। तो हीमोग्लोबिन से CO2 जो जुड़ता है कितना? 20 से 25%, 22-23-25% जो भी जुड़ता है, उतना प्रतिशत ट्रांसपोर्ट होता है कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन फॉर्म में। वो कब होगा? जब यस कमांडोज ध्यान दीजिए, हाई PCO2, हाई PCO2। यस कमांडोज, तो इसका आंसर है डी इसका आंसर है। विच फैक्टर फेवर्स द बाइंडिंग ऑफ CO2 विथ हीमोग्लोबिन इन टिश्यूज? सही बात है कि लो PCO2, सही बात है, टिश्यूज में लो PCO2, हाई PCO2 और लो PO2 होगा। आई मेरी बात समझ में? क्या बोल रहे हैं यहां पर? ये देखिए ना, कॉम्बिनेशन CO2 ज्यादा और ऑक्सीजन कम टिश्यूज में, इसलिए इसका आंसर डी होगा, बाकी गलत है। अगला, इन मैच्योर मैमेलियन इराइथ्रोसाइट्स, मैच्योर मैमेलियन रेस्पिरेशन इज, खुद आरबीसी, याद करिए, उसकी जो लॉयल्टी है, उसकी जो वफादारी है, वो ऑक्सीजन लेके जा रहा है, लेकिन वो स्वयं रेस्पिरेशन कैसे करता है? एरोबिक, एनारोबिक, है ना, ऐसा करके। आंसर है एनारोबिक, एनारोबिक, क्योंकि वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल खुद नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अगला क्वेश्चन, कि आरबीसी अपनी वफादारी लॉयल्टी ऑक्सीजन कैरी करने के लिए, वो तो खुद भी सेल है, वो क्यों खुद इस्तेमाल नहीं करता? क्योंकि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, वो सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन से कम एटीपी बिना ऑक्सीजन के भी, यस कमांडोज, आरबीसी, मैच्योर आरबीसी बिना ऑक्सीजन के स्वयं ग्लूकोज को तोड़कर माइनर ग्लाइकोलाइसिस चलाते हुए क्या कर लेता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हुए कर लेता है काम बिना ऑक्सीजन इस्तेमाल किए, इसलिए आंसर होगा एनारोबिक। तो इसका आंसर क्या है? बी। यस, खुद वो कैसा होता है? एनारोबिक। अगला, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर्ड टू द टिश्यूज, याद करिए कमांडोज, मैंने अपने एक्सप्लेनेशन में बताया था, आंसर है 5 ml। ए आंसर है। क्यों? क्योंकि वो लेके तो 20 ml प्रति 100 ml लेके जाता है,
रक्त का प्रति 100 ml, रक्त का प्रति 100 ml 20 ml के क्या ले जाता है? ऑक्सीजन। लेकिन टिश्यूज पर वो कितना डिलीवर करता है? ये तो उसकी कैपेसिटी है ले जाने का हर 100 ml, लेकिन हर 100 ml टिश्यूज पर कितना डिलीवर, एक्सचेंज कितना करके आता है? उसका 1/4। आंसर है 5 ml, ए आंसर है। चलिए कमांडोज, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर सिस्टम्स पे अब क्वेश्चन हम देखेंगे। यस कमांडोज, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए। क्लियर? कुछ क्वेश्चंस जो कि आखिरी हिस्सों से बन सकता है ना, बाकी सब बातें हो गई हैं। अब रेस्पिरेशन रेगुलेशन और डिसऑर्डर्स के क्वेश्चन। चलिए, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट, सही बात है, वो क्या करता है? वो मॉडरेट। याद करिए कमांडोज, मैंने इस पर बहुत जोर दिया था एक्सप्लेनेशन पे। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर ब्रीदिंग रेट को अल्टर कर देता है, वो क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो वो क्या कर सकता है? फर्स्ट इंक्रीजिंग एंड देन रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन, मतलब क्या करता है? रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। यस, सीधा ये करता है वो। आंसर है इसका ए। वो हमेशा इंस्पिरेशन टाइम को डिक्रीज करने की कोशिश करता है, उसको डिक्रीज कर ही ब्रीदिंग रेट बढ़ाया जा सकता है, अल्टर किया जा सकता है। इसलिए इसका आंसर ए होगा। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर वाकई में इस तरह से ब्रीदिंग रेट को अल्टर करता है बाय रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्रोनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वियोलर वॉल्स चेन डैमेज, सिगरेट स्मोकिंग, बिल्कुल सीधा आंसर है इसका एम्फीसीमा। सभी जानते हैं इसके बारे में बहुत अच्छे से, बीटा बी। क्लियर कमांडोज? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ अस्थमा? निम्न में से कौन सा जो अस्थमा का सिम्टम नहीं है? क्लियर? प्लीज हमेशा ऐसे क्वेश्चन करने के लिए पहले मार्क कर ले, नॉट पूछा है, नॉट अ सिम्टम। क्लियर? तो सबसे पहले तो इसमें याद रखना है कि एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज्ड, ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो एम्फीसीमा में, बाकी सब प्रॉब्लम होगा। आ गई मेरी बात समझ में? एलर्जी के कारण ये सारे सिम्टम्स होंगे। फिलहाल इसका आंसर सी है, क्योंकि जो सिम्टम लिखा हुआ है इज नॉट अ सिम्टम ऑफ अस्थमा, वो तो एम्फीसीमा का है। समझ में आया कमांडोज? मेरे नोट्स पे मैंने आपके साथ यही बातें डिस्कस की है, इस पर ध्यान देने वाली बात है। फिलहाल क्वेश्चन का आंसर है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्यूपेशनल? गौर करिएगा, फिर से पूछा गया है नॉट एन ऑक्यूपेशनल, कौन सा इसमें से ऑक्यूपेशनल डिजीज नहीं है? यस, आंसर है सार्स। ये तो वायरल रोग है, ह्यूमन कोरोना वायरस से होने वाला सार्स। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स का फुल फॉर्म क्या है? ये भी क्वेश्चन आ चुका है, वो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स क्या है? एक ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज नहीं है, बाकी सब ऑक्यूपेशनल लंग रोग है। क्लियर? एक व्यक्ति किसी प्रकार के काम में जुड़ा है, उससे ये रोग उनमें आते हैं, लेकिन सार्स ऐसा नहीं है, वो एक इन्फेक्शियस संक्रामक रोग है, वायरल श्रेणी का। ठीक है, तो आंसर है सी। Which of the following is a disorder that, कौन सा डिसऑर्डर ऐसा है? Which of the following disorder that involves continued exposure to the grinding, ठीक है, ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से देना, स्टोन ब्रेकिंग। तो उसका आंसर है यस कमांडोज, एस्बेस्टोसिस। क्लियर? ठीक है, ये तो पानी से होता है, फ्लोरोसिस दांतों से, लेप्रेसी और सार्स तो इंफेक्शियस रोग है। लेप्रेसी त्वचा से संबंधित बीमारी है, सार्स सांसों से संबंधित बीमारी है। क्लियर? तो आंसर है एस्बेस्टोसिस, ए इसका आंसर है, ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज है। अगला, सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यस कमांडोज, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंस्पिरेशन के दौरान क्या क्या होता है? क्लियर? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, हाँ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ये भी एक सही बात है। तो आंसर होना चाहिए डी, आंसर होना चाहिए डी, ए एंड बी, आंसर होना चाहिए डी, क्योंकि ये दोनों सही कथन है, इन दोनों का तो कोई संबंध ही नहीं है। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज थोड़ी होता है, इंस्पिरेशन के दौरान वॉल्यूम हमेशा बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, तो ये तो अपने आप कट गए, तो आंसर हो गया डी, ए और बी सही है। अगला, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू, ठीक है कमांडो, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द ऑक्सीजन, बिल्कुल ध्यान दीजिए, टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है, एंड कैन इंटरफेयर विथ ऑक्सीजन बाइंडिंग, क्या ऐसा हो सकता है? क्या रॉन्ग स्टेटमेंट है? कमांडोज ध्यान से देखिए, क्या क्वेश्चन पूछा है आपको, रॉन्ग स्टेटमेंट पता लगाने के लिए कहा है। क्लियर? तो उसके अनुसार सब लोग देख सकते हैं, विथ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन क्या गलत है? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विथ ऑक्सीजन बाइंडिंग, बिल्कुल सही बात है,
क्योंकि हायर कंसंट्रेशन इन एल्वियोलाई फेवर्स, नहीं, ये सब गलत है, ये सब गलत है, अपने आप गलत है, क्योंकि ये सही है। CO2 का जहां पार्शियल प्रेशर है कैन ऑक्सीजन, क्योंकि ये बढ़ेगा तो ऑक्सीजन बाइंडिंग नहीं होगा, तो ये सही है, ये सही है। और रॉन्ग पूछा है तो अपने आप फिर आंसर क्या होगा, क्योंकि फिलहाल ये दिख रहा है आपको। यस कमांडोस, एल्वियोलाई में H कभी नहीं बढ़ेगा क्योंकि वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को, तो गलत लिखा है। क्वेश्चन आई बात समझ में कमांडोस? मैंने आपके सामने क्या किया, आपको उलझाने की कोशिश की। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है फिर से गौर करिएगा। रॉन्ग स्टेटमेंट पहले ऊपर मार्क कर दिया है, तो ऊपर वाला तो सही है इसलिए वो आंसर नहीं होगा, और नीचे वाला ही सेकंड जो ऑप्शन है, तो 4 में से एक ही आंसर होना है, बस ये गलत है। क्यों, देख लो ना आप, हायर कंसंट्रेशन टिश्यूज में होता है, एल्वियोलाई में थोड़ी। वहां ऑक्सीजन को छोड़वाया जाएगा, यहां तो क्या बनेगा, बाइंडिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन से जुड़ी हुई हायर कंसंट्रेशन एल्वियोलाई में नहीं होता, इसलिए ये गलत है। बार बार समझना आप ये मत कहना कि सर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कभी कभी आता ना, वो तो जरूरी है तभी तो ऑक्सीजन छूटेगा। यहां छूटने की बात नहीं हो रही है, छूटेगा तो यहां टिश्यू लिखा होता, यहां टिश्यू लिखा होता तो ये भी सही हो जाता। ऐसे समझो, आंसर क्यों है ये मैं समझा रहा हूं, आंसर क्यों नहीं है वो भी मैंने बताया, लेकिन आंसर हो सकता था, ये भी सही हो सकता था, बस एल्वियोलाई की जगह क्या लिखा होता, टिश्यूज लिखा होता ऊतकों में। आई मेरी बात समझ में कमांडोस? यही तो छोटी छोटी बातें हैं। फिलहाल इसका आंसर है बी, क्योंकि यही रॉन्ग स्टेटमेंट है। चलिए, टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी हमेशा याद रखिए, सारे वॉल्यूम आरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी प्लस आईआरवी सब कुछ, तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन में यही तो पूछा गया है कि टीएलसी काउंट करने का एंड में फोर्स सबको इंक्लूड, सारे ऐड कर दो, टीएलसी के अंतर्गत सारे वॉल्यूम ऐड कर दो तो टीएलसी का वैल्यू आ जाता है, इसलिए आंसर होगा ए। यस कमांडोस, आ गई मेरी बात समझ में? क्लियर, एकदम क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, द टोटल लंग कैपेसिटी इन दी वॉल्यूम, ठीक है। ध्यान से सब लोग फिर से देखिए क्या पूछा है, टोटल लंग कैपेसिटी में क्या क्या आता है, दिस इंक्लूड, आंसर होगा इसका सब कुछ आता है उसमें, आरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी, आंसर है 1, सारे वैल्यूज आएंगे, सारे वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। यानी इसका आंसर है ए, यानी यहां पर लिखा है 1, फर्स्ट वाला ऑप्शन आंसर है। मैच द फॉलोइंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमोटैक्सिक सेंटर का संबंध किससे है ना, आप सब लोग कमांडोज ध्यान से देखिए, है ना, ए विथ 2, तो A2 के साथ क्या एक ही कॉम्बिनेशन है, सॉल्व हो गया, 3 आंसर है, 3 आंसर है। लेकिन फिर भी मैच करेगा, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, है ना, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का संबंध किससे है, हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन से B3। कार्बोनिक एनहाइड्रेस का संबंध किससे है, 4 के साथ है, और प्राइमरी साइट कौन है, प्राइमरी साइट 1। तो ये जो कॉम्बिनेशन आपके सामने मैंने किया है वो थर्ड ऑप्शन पर लागू होता है, इसलिए 3 इसका आंसर है। मैच द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, क्लियर, ये भी एक रिवीजन का तरीका है कमांडोज। चलिए, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस कमांडोज, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। एक्सपिरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, गलत, गलत, डायफ्राम रिलैक्स करता है, एक्सपिरेशन में रिलैक्स करता है, इसलिए जो है ये करेक्ट पूछा है ना, करेक्ट, तो ये रॉन्ग है। एक्सपिरेशन इज ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ये भी गलत है, गलत है। इंस्पिरेशन होता है फिर भी रिलैक्स करते हैं। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, सही बात है। लंग्स के अंदर का प्रेशर लोअर होता है बाहर से जब हम सांस लेते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट, आंसर है इस स्टेटमेंट का सी, करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर, क्लियर, फिर से ध्यान से करेक्ट स्टेटमेंट पता लगाने के लिए बोला है। फिलहाल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यस कमांडोज, एटमॉस्फेयर बाहर के प्रेशर से अंदर का प्रेशर कम होता है जब हम सांस लेते हैं, वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर घटता है। यस, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन, बेहतरीन क्वेश्चन कमांडोज, इसका आंसर देखिए, मैंने एक नजर में देख लिया, मैं आपको साबित कर रहा हूं, ये मैंने बार बार आपके सामने चिल्ला चिल्ला के कहा था, सबको याद आना चाहिए। वाइटल कैपेसिटी पर मैंने आप सबसे कहा था, बिल्कुल ध्यान दीजिए, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ
एक व्यक्ति मैक्सिमम कितना हवा अंदर जो है सांस ले सकता है जमकर सांस छोड़ने के बाद, है ना, लिखा ना, आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपीरेशन कितना अधिकतम हवा वो अंदर ले सकता है। यही तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। वाइटल कैपेसिटी 4000 से 4500 ml, 4000 से, है ना, ये डेफिनेशन ही तो गौर करना है। आज याद करो, थोड़ी देर पहले आपको एफआरसी उसमें नॉर्मल था, उसमें क्या था, नॉर्मल एक्सपीरेशन का था, तो एफआरसी था कैपेसिटी, और यहां पर क्या है, वाइटल कैपेसिटी। क्यों? क्योंकि फोर्स्ड एक्सपीरेशन, वहां नॉर्मल एक्सपीरेशन, यहां फोर्स्ड एक्सपीरेशन की बात कर रहे हैं। हवा की वो मात्रा जो फेफड़ों में रह जाते हैं ताकत के साथ एक्सपायर करने के बाद भी, एफआरसी, टीवी प्लस ईआरवी। और यहां क्या बोलेंगे, वाइटल कैपेसिटी का डेफिनेशन क्या है, ये गौर करने वाली बात है। इसका आंसर है सी। चलिए कमांडोस, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना, टीवी प्लस ईआरवी, एक व्यक्ति का इतना है 500 प्लस 1000, तो पता लगाइए रिस्पेक्टिवली, अगर उसका रेस्पिरेटरी वॉल्यूम इतना है, आरवी का वैल्यू, यानी आपके सामने, यस कमांडो, सब लोग ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, टीवी का वैल्यू दिया हुआ है वो तो 500 ml होता है, हर कोई जानता है, और किसका ईआरवी का वैल्यू दिया है, वो कितना लिखा हुआ है, 1000, है ना। और आपको क्या पता लगाना है, क्या पता लगाना है, ईसी पता लगाना है। तो सबसे पहले ईसी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ईसी इज इक्वल टू टीवी। इस पे भी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, ये डेफिनेशन में क्वेश्चन पूछा था, टीवी प्लस ईआरवी। हालांकि इस वैल्यू का कोई मतलब नहीं, ये तो उलझाने के लिए दे दिया, उसका रेसिडुअल वॉल्यूम 1200 है, उससे क्या है, वो तो अंदर रह जाना है, उससे क्या है, इससे तो कुछ नहीं फर्क पड़ना है। आई मेरी बात समझ में? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये वाला वैल्यू, लेकिन उलझाने के लिए, मैंने कहा ना ये ट्रैप है, आप कमांडो, और आपको उलझा रहा है दुश्मन कौन, एनटीए। 120 क्वेश्चन का छलावा देके 180 क्वेश्चन के लिए आपको चैलेंज कर रहा है, ठीक है ना, आपको चैलेंज कर रहा है 3 घंटे के अंदर करने का, ये है आपका मिशन, यस कमांडोज। तो आपने तुरंत उसके छलावे में नहीं आया, छलावे में क्यों नहीं आया, छलावे में आओगे समय चला जाएगा, 3 घंटे ऐसे ही बीत जाएंगे। 45 मिनट के अंदर बायोलॉजी का पेपर आपको कर डालना, ये आपका सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है कि पूरे 180 क्वेश्चन, पूरे 180 में से 90 क्वेश्चन को आप, यानी आधे पेपर बायोलॉजी को, आधे पेपर 360 लाने के लिए आधे पेपर को 90 मिनट में खत्म कर डाला। 45 मिनट, 90 क्वेश्चन 45 मिनट। ध्यान रखिए कमांडोज, हर क्वेश्चन को 30 सेकंड में आप सॉल्व कर डालेंगे। ये है आप बायोमेंटर कमांडोज। मेरी बात आ रही है सबको समझ में? ऐसा आपका मस्तिष्क ट्रेन किया जा रहा है कि 180 में से जो है 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के आप 45 मिनट में करेंगे, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपके पास केवल 30 सेकंड है। क्वेश्चन को पढ़कर समझकर दिए गए ऑप्शन में से आंसर ढूंढ निकालना। आंसर है ए, क्योंकि ईसी इज इक्वल टू टीवी, टाइडल वॉल्यूम, प्लस ईआरवी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो 500 प्लस 1000 1500 ml तो वैल्यू होता है किसका, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी ईसी का। क्लियर कमांडोज? फिलहाल इसका आंसर ए है 1500। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्टली रिप्रेजेंट्स द, यस कमांडोज, करेक्टली रिप्रेजेंट्स करता है किसका, लंग कंडीशन इन अस्थमा के दौरान। यस कमांडोज, फिर से देखिए, रिप्रेजेंट्स लंग कंडीशन इन अस्थमा रिस्पेक्टिवली। करेक्टली बताइए क्या है। यस आंसर क्या होना चाहिए, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोल, डिस्क्रीट रेस्पिरेटरी सरफेस नहीं, इंक्रीज नंबर ऑफ ब्रोंकियोल्स, इंक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस नहीं, ठीक है, डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स। यस कमांडोज, इसका आंसर क्या होना चाहिए, अस्थमा एंड एम्फीसीमा रिस्पेक्टिवली। मैं इसलिए आपको समय दे रहा हूं, थोड़ा सोचने का वक्त आप समझिए कि पहला ऑप्शन अस्थमा पे लागू होना चाहिए, क्रमशः दूसरा ऐसे ऑप्शन को चुनना है। हाँ ये तो होता है, एक में जो है सरफेस कम हो जाता है, दूसरे में इन्फ्लेमेशन होता है। तो अस्थमा के लिए तो इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स सही है, ब्रोंकियोल्स में सूजन आना एलर्जी के कारण, और दूसरे एम्फीसीमा में डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस। तो ऑटोमेटिकली आंसर ए हो गया, बात खत्म।
मैच द गिवन आइटम्स इन द कॉलम, फिर से कॉलम को मैच करना है, ठीक है। आप देखिए टाइडल सारे मैच कौन से कर रहे हैं। तो सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम इतना, ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के लिए क्या होगा, बी इसके साथ। तो यस, ए का 3 या ए का 2 कहीं है कमांडोज, ये 3 होगा, ये ध्यान रखिए, ये 3 है क्योंकि टाइडल वॉल्यूम का मात्रा ये होगा, ठीक है, 500 से 550। तो 3 मैच कर रहा है, इंस्पिरेटरी रिजर्व बी के साथ 1 के साथ मैच कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली आंसर ये है, यस, बी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सारे वॉल्यूम्स, ओके कमांडोज, क्या याद रखने हैं, सारे वॉल्यूम्स याद रखने हैं, अच्छे से याद रखिएगा आप ये, ठीक है, क्योंकि रेसिडुअल वॉल्यूम सभी जानते हैं किसके साथ मैच करता है, रेसिडुअल वॉल्यूम 2 के साथ, ये और ये 1000 से 1100 ERV का वैल्यू होता है और 1100 से 1200 जो है आपके रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ऑटोमेटिकली आंसर हो गया आपका सेकंड, यानी बी आंसर है इस क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर? इज एन एंथ्रासिस, सिलिकोसिस, बोटुलिज्म? आंसर है बी, बीटा। बोटुलिज्म जो है वो कैंड फूड है ना, बंद डिब्बों के खाने के फूड पॉइजनिंग से होने वाली बीमारी है ना। एंथ्रासिस जो है एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, एंथ्रासिस। लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक एल्वियोलाई, दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर, क्यों? क्योंकि ये रेसिडुअल वॉल्यूम हमेशा उसके अंदर रहता है। देखिए रेसिडुअल वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस क्या है कि लंग्स को कोलैप्स नहीं होने देता। बेहतरीन क्वेश्चन है ये। क्यों ह्यूमन लंग्स, सभी टेरेस्ट्रियल मैमल्स का लंग कोलैप्स नहीं करते हैं? क्यों? क्योंकि हवा की एक मात्रा हमेशा रहती है जिससे कि उस हवा को ही और खींचकर जो है नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है, क्योंकि बाहर जो वॉल्यूम ऑफ एयर है उससे अंदर थोड़ा बहुत रहना चाहिए, तब तो फ्लो करेगा। एयर कॉलम, क्या कहते हैं उसको, एयर कॉलम बने रहना चाहिए, ठीक है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम क्यों नहीं होता वो कोलैप्स? बिकॉज फोर्सफुल, जितने भी ताकत के साथ हवा निकाल दो कुछ हवा रह ही जाता है अंदर, रेसिडुअल वॉल्यूम, इसलिए तो उसको नाप नहीं सकते, है ना। ये सब मैं समझा चुका हूं आपको, ये सब पॉइंट्स अच्छे से समझा है। इसका आंसर ए है। ध्यान से क्वेश्चन को स्क्रीन पे देखिए। अगला, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स इज, किसके बराबर होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए। एल्वियोलाई के अंदर जो हवा होनी चाहिए, क्लियर, वो हमेशा क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए ब्लड से, तभी तो एक्सचेंज होगा। यस, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई इन लंग्स मोर देन ब्लड से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो डिफ्यूजन होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसलिए बी आंसर है। ओके कमांडोज, मोर देन दैट इन द ब्लड, लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन द ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं उसकी, एंड सम ऑफ द ऑलवेज, जो हवा की कुछ ना कुछ मात्रा अंदर रह जाती है, विच कैन नेवर बी एक्सपेल्ड आउट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। यस, क्यों? क्योंकि देखिएगा क्लास, यही तो वो क्वेश्चन है इतना इंपॉर्टेंट, क्योंकि हवा की कुछ मात्रा हमेशा रह जाती है, जितना भी हम, है ना, विच कैन बी नेवर, वो हम उसको नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए, देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स, देयर इज अ नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर पुलिंग द लंग वॉल्स, ठीक है। यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंट्राप्लूरल, देयर इज अ पॉजिटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर। तो आंसर है बी, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्लूरल फ्लूइड का ये काम होता है, वो प्लूरल प्रेशर से लंग्स को कोलैप्स नहीं होने देता, क्योंकि लंग्स बलून जैसा है, जैसे हम हवा निकाल देते हैं तो वो बिल्कुल ऐसा कोलैप्स कर जाता है, लेकिन फिर उसको खींचने में फ्रिक्शन, बिना फ्रिक्शन के, फ्रिक्शनलेस लिखा है ना एनसीईआरटी में, उससे बनाया हुआ ये क्वेश्चन है। इसका आंसर है बी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देयर इज अ नेगेटिव इंट्रा, कौन जो है ये प्रेशर बनाता है? इंट्राप्लूरल प्रेशर, उनके मेम्ब्रेन्स के बीच वो जो घर्षण करता है वो मदद करता है उसको। क्यों? क्योंकि 2 मेम्ब्रेन होते हैं उसके। कितने मेम्ब्रेन? 2। एक मेम्ब्रेन लंग के सरफेस से जुड़ा रहता है, लंग्स लाइनिंग से, और दूसरा थोरैसिक लाइनिंग। थोरैसिक लाइनिंग कौन बनाता है? कौन सा? जो रिब्स और रिब्स के बीच जो मांसपेशियां होती हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स, उनके साथ जुड़े रहते हैं। तो वो दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच जो फ्लूइड है
वो उसके प्रेशर से जो है लंग्स कोलैप्स नहीं हो पाते। नहीं तो लंग्स की आदत क्या है, लंग्स तो ऐसे सिकुड़ता जाता है, लेकिन सिकुड़ नहीं सकता क्योंकि उनको कौन पकड़े रहता है चारों तरफ से। जब हम हवा छोड़ भी देते हैं लंग्स कोलैप्स नहीं होने देते। इसलिए मैंने अपने एक्सप्लेनेशन में कहा था कि अगर प्लूरल मेम्ब्रेन में छेद हो जाए, फट जाए, वो है ना लीक हो जाए, तो फिर नेगेटिव हम ब्रीद नहीं कर पाएंगे क्योंकि नेगेटिव प्रेशर मेंटेन नहीं होगा और लंग्स कोलैप्स कर जाएगा। लंग्स क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। आई मेरी बात समझ में कमांडोज? ये आप पहुंचिए मेडिकल कॉलेजेस में, आपको बताया पढ़ाया जाएगा इस तरह से। तो ये तो एबीसीडी पढ़ रहे हो, बेहतरीन क्वेश्चन है ये कमांडोज। और इसका आंसर है बी कि नेगेटिव इंट्रा पुलिंग ऑन द लंग वॉल्स। लंग वॉल्स को वो नेगेटिव प्रेशर से खींचता है, तब जाके अंदर नेगेटिव प्रेशर अंदर बना रहता है। चाहे जितना भी आप नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग का यही मतलब होता है कि हमेशा बाहर के प्रेशर से अंदर का प्रेशर कम बनाए रखना। ठीक है, जिसको हम हमारे एयर टाइट चैम्बर, किस चैम्बर से, एयर टाइट चैम्बर, जो कि रिब्स को खींचते हैं, अंदर का वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर और गिरता है, माइनस में चला जाता है बाहर की तुलना में। क्लियर? लेकिन फिलहाल दिए गए क्वेश्चन के अनुसार आंसर है बी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेम द क्रोनिक रेस्पिरेटरी सिगरेट स्मोकिंग के कारण। देखिए क्वेश्चन पूछने के ये तरीके हैं, एम्फीसीमा। तो क्लास इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, समझिए आप, बिल्कुल आपके साथ एक एक चीज बारीकी से समझाया जा रहा है ना। रिडक्शन इन द पीएच ऑफ ब्लड विल, अगर ब्लड का पीएच रिडक्शन हो जाएगा तो बताइए इससे क्या फर्क पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, रेगुलेशन है ना। रेगुलेशन क्यों, अगर पीएच बढ़ेगा, यस पीएच बढ़ेगा यानी एच आयंस बढ़ेंगे, तो उसका असर किस पर पड़ना चाहिए? यस कमांडोज, डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। यस, अगर एसिडिटी बढ़ गई तो डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। लेकिन जब CO2 ट्रांसपोर्ट है उस समय तो एसिडिटी होती है, तो CO2 ट्रांसपोर्ट तभी होगा ना जब हीमोग्लोबिन छूटेगा। लेकिन वो जो एसिडिक बिहेवियर है वो हो नहीं सकता। लेकिन कह रहे हैं कि रिडक्शन इन द पीएच, ब्लड का पीएच अगर घटा, अगर ब्लड एसिडोसिस कहते होने लगा, तो ऑक्सीजन की हाइपोक्सिया, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जुड़ पाएगा। कहां पर, लंग्स में ही नहीं जुड़ पाएगा, जबकि लंग्स में वहां एसिडिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को समझो ना आप। यस कमांडोज, लंग्स के वहां एल्वियोलाई में एसिडिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मान के चलो ब्लड में एसिडिटी बढ़ गई तो वहां भी असर आएगा, तो वहां ऑक्सी हीमोग्लोबिन जुड़ के नहीं बन पाएगा और पूरे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो इसलिए आंसर है इसका डी। तो बाकी सब चीजों पे फर्क पड़ेगा, सब पे फर्क पड़ेगा, लेकिन सबसे पहला रिडक्शन पीएच ऑफ ब्लड विल डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, इसलिए इसका आंसर डी होगा। लेकिन ऐसा तो हमारे बॉडी टिश्यूज में होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, तुरंत उस पीएच को कौन मैनेज करता है? ब्लड खुद ही कर लेता है अपने बफर सिस्टम। कौन सा बफर सिस्टम? हीमोग्लोबिन से। किससे? हीमोग्लोबिन से। ये बात आई समझ में कमांडोज? यही तो लॉजिक है। और ऐसा करने के लिए ब्रीदिंग रेट, क्योंकि एच आयन कंसंट्रेशन, याद करो कमांडो, CO2 लेवल बढ़ना, एच आयंस बढ़ना ब्रीदिंग रेट को बढ़ाता है। लेकिन यहां तो अभी फिलहाल वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है कहीं, तो फिर आंसर क्या होगा? डी, इसलिए मैंने डी लिखा है। ओके कमांडोज, अस्थमा में भी एट्रीब्यूट, अस्थमा क्या हो सकता है, किसके कारण हो सकता है? यस, एलर्जिक रिएक्शन इन दी लंग्स। मास्ट सेल्स होते हैं लंग्स के अंदर, उसके वजह से क्यों ओवर रिएक्ट कर जाए, है ना, हिस्टामिन बना जाए, इसलिए एलर्जी, एलर्जिक रिएक्शन ऑफ दी मास्ट सेल्स इन दी लंग्स, एलर्जिक रिएक्शन, क्योंकि अस्थमा एक एलर्जिक बीमारी है। आंसर है इसका सी। क्लियर? तो आप ध्यान से देखिए, बारी बारी से क्वेश्चंस के जितने भी पैटर्न्स है वो इसी तरह के पूछे गए हैं। तो आज का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने कमांडोज, बिल्कुल ध्यान से देखिए। व्हेन यू होल्ड योर ब्रेथ, विच फॉलोइंग गैस चेंजेस इन द ब्लड वुड फर्स्ट लीड टू अर्ज टू ब्रीथ? जब आप थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं, अपने सांस को रोक लेते हैं, तो किस गैस के परिवर्तन से? एनसीईआरटी से बेहतरीन क्वेश्चन कमांडो, क्योंकि किस गैस का सबसे ज्यादा रोल होता है शरीर में ब्रीदिंग को बढ़ाना, तय करता है? CO2 हमारा रेगुलेटर गैस है, CO2 गैस हमारा रेगुलेटर, उससे तय होगा, उसके चेंज इन दी कंसंट्रेशन से तय होगा। क्योंकि जैसे हम होल्ड करेंगे CO2 लेवल बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? CO2, क्योंकि शरीर के सभी कोशिकाएं, सभी सेल्स लगातार मेटाबॉलिज्म करते हैं, CO2 बनाते रहते हैं। तो आप देखिए, राइजिंग CO2 कंसंट्रेशन आंसर होगा। आप कहोगे कि ऑक्सीजन कम हो रहा है, ऑक्सीजन कम होने का एहसास से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि ऑक्सीजन लेवल डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट, ये एनसीईआरटी में लिखा है, ऑक्सीजन के कम ज्यादा होने का असर हम पर नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे शरीर में कोई रिसेप्टर ही नहीं है जो ऑक्सीजन पर नजर बनाए रखे। कौन से रिसेप्टर? कीमो रिसेप्टर CO2 लेवल को बनाए रखते हैं। आई बात समझ में कमांडोज? इसलिए आंसर इसका सी होगा, ध्यान रखिए कमांडोज। तो ये था सारे वो क्वेश्चन पैटर्न्स जो इस चैप्टर से प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, संभावित प्रश्न पूछने के तरीके जो आपने सीखा आज। ठीक है कमांडोज, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आपका, और आप जो है अच्छे से करें अपनी तैयारी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट कमांडोज। कमांडोज जिंदाबाद। ओके यस, कहिए सब आप लोग, बायोमेंटस है तो भरोसा है। ओके थैंक यू।